चलता है, सीमा के लिए चलता है, पत्नी के पास जाता है और पत्नी की आंखों में आशंका के जब बादल देखता है, पत्नी के मन में भी कहीं पर यह विचार आता है कहीं यह मिलन हमारा आखिरी न हो। सैनिक आश्वस्ति देता है और सैनिक की आश्वस्ति क्या होती है आप तक पहुंचाए तो एक बार मुझे बताएं कि युद्ध जा रहा हूं, यहां तेरा बुरा हाल होगा, वहां शत्रुओं का बुरा हाल कर दूंगा मैं। और ये तालियां घनी हो कि युद्ध जा रहा हूं, यहां तेरा बुरा हाल होगा, वहां शत्रुओं का बुरा हाल कर दूंगा मैं। तेरी लाल शाल वाले गोटे की कसम, मुझे जननी का सुयश विशाल कर दूंगा मैं। युद्ध जा रहा हूं, यहां तेरा बुरा हाल होगा, वहां शत्रुओं का बुरा हाल कर दूंगा मैं। तेरी लाल शाल वाले गोटे की कसम, मुझे जननी का सुयश विशाल कर दूंगा मैं। तेरी लाल बिंदी, लाल चूड़ी, लाल सिंदूर का उनसे न दूर प्रिय ख्याल कर दूंगा मैं। बर्फ ढकी चोटियों को तेरी लाल चूनर सा शत्रु के लहू से लाल लाल कर दूंगा मैं। और जो सैनिक ऐसी आश्वस्ति दे सकता है, उस सैनिक में रंग भरने के लिए, ओज भरने के लिए, शक्ति भरने के लिए, शब्दों के गांडीव को चलाने के लिए अपने बीच में एक बार दोनों हाथ उठें, जोरदार तालियों में बदलें और अपने बीच में आमंत्रण दिया जाए डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। मैं आज संस्था ने पूरी आस्था से इस देश के शौर्य पराक्रम को सम्मानित करने के लिए, बलिदान को सम्मानित करने के लिए कविता की शाम सजाई है। उस संस्था के तमाम पदाधिकारियों को, सदस्यों को और आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूं। विनय शुक्ला का आदेश हुआ, भाई साहब आपको आना है। मुझे सूचना मिली प्रिय योगेंद्र इस कार्यक्रम में रहेंगे। दोस्तों, मैं पिछले दिनों कारगिल था, मेरी बहुत सारी व्यस्तताएं थी। जी न्यूज का ये आग्रह आया कि कुछ कार्यक्रम वहां शूट करने हैं। मैं कारगिल मेरे लिए एक रोमांच का विषय था। योगेंद्र कैसे लड़े होंगे, क्या वहां का मंजर रहा होगा, वो सारी सूचनाएं जो उनसे मिलने से पहले मुझ तक पहुंची कारगिल युद्ध के समय। फिर उन्होंने जो वो कहानी सुनाई, वो शायद वो भी पूरी तरीके से वो नहीं सुना पाए होंगे कि वहां तो अद्भुत ही रहा होगा जो कुछ रहा होगा। मैं उस स्थान को देखना चाहता था, प्रणाम करना चाहता था उस तीर्थ को जहां शौर्य और पराक्रम से टाइगर हिल को योगेंद्र ने जीता, मनोज पांडे जी ने अपनी शहादत दी, विक्रम बत्रा जिन्होंने कहा दिल मांगे मोर, वो तमाम द्रास बटालिक की वो चोटियां 5 दिन तक मैं वहां रहा। मैं वो सामने बैठे हैं, मेरी मंच की अग्रिम पीढ़ी, मुझसे वरिष्ठ लोग मेरे पीठ पे बैठे हैं हाथ रख करके। मेरा छोटा भाई राहुल बैठा है, सिंगन आदि ने बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे कभी नैराश्य नहीं हुआ, मुझे कभी इस देश की युवा पीढ़ियों से हताशा नहीं हुई। मैं जानता हूं अभिमन्यु चक्रव्यूह इसलिए नहीं भेद पाए थे कि अभिमन्यु को किसी ने चक्रव्यूह भेदने की कहानी सुनाई नहीं थी। कहानी अभिमन्यु को नहीं सुनाई गई थी, कहानी तो सुभद्रा को सुनाई गई थी और सुभद्रा भी वो आधी कहानी सुनकर के सो गई थी। फिर भी कोई बेटा गर्भ में चक्रव्यूह भेदने की आधी कला सीख ले, अपने पराक्रम वीर गति से मनोज पांडे की तरह से देश की विजय का द्वार प्रशस्त कर दे, इसलिए युवा पीढ़ी प्रणम्य हो जाती है। भाई अंचल जी बैठे हैं, हमारे दैनिक जागरण के बड़े अधिकारी हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, प्रिय योगेंद्र को सौंपता हूं, इस देश की तमाम युवा पीढ़ी को सौंपता हूं। स्वागत है भैया जी। कीन से भले, भैया इसकी थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा देना, वॉल्यूम बढ़ा देना। हम 20 तारीख से लगातार ना सोए हैं, यानी हम रोज जाग रहे हैं, गा रहे हैं। माइक बहुत अच्छा है आपका। हमारी नींद आपकी तालियां, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत तोड़ेगी। कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक। मैं जानता हूं सेना और पुलिस में कौन जाते हैं, जिनसे घर में माँ बाप परेशान, स्कूल में मास्टर जी परेशान, मोहल्ले में पड़ोस वाले परेशान। लेकिन दोस्तों, जब यही उद्दंड बेटे अपने राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके माओ के आंगन में आते हैं, योगेंद्र की तरह तिरंगा फहराते हुए आते हैं किसी टाइगर हिल को जीत करके, तो इस देश को उन्हें सैल्यूट करना पड़ता है।
कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। तो मुल्क इन्हीं बेटों की तरफ देखेगा। बहुत अच्छे। हमारे कर्नल साहब बैठे हैं, चौहान साहब। मैं सबको पता है 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाली राजनीति मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रही थी, तो इस मुल्क की नौजवान पीढ़ियां अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रही थी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस मुल्क के बेटों के शौर्य और पराक्रम की ओर से। उसमें एक बेटी का भी बलिदान हुआ था जिसका नाम कमलेश कुमारी था। और ये पराक्रम आपके बेटों का आपके दिलों में हिलोरे ले जाए तो अर्जुन शिशोदिया जिस भाषा, जिस तेवर, जिस रंग के लिए जाना जाता है, उसी मन से मुझे सुन लेना कि पथभ्रष्ट होने का बड़ी कलम बैठी है शौर्य की। प्रकाश पटेरिया मेरे बड़े भाई बैठे, मनोज जी बैठे। मैं चरणों में पंक्तियां रखता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो 10 सेकंड तक हाथ उठा करके तालियां बजा करके मुझे सूचित कर देना कि शहीदों का और सैनिकों का कितना सम्मान आपके दिल में है। कि गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत। बहुत अच्छा। सन 48 से लेकर के आज तक तमाम युद्ध विराम और समझौते हिंदुस्तान झेल रहा है। हम हाथ नहीं खोल पाए इस मुल्क के बेटों के सरहद पर। सैनिक के कांधे पर वेपन है, लेकिन कश्मीर में गुंडे, चंद गुंडे पत्थरबाजी करें, तमाचे मार दें उसके हेलमेट को, दिल्ली को शर्म न आए तो कवियों को बोलना पड़ता है। दोस्तों, इन बेटों के तिरंगे में लिपट करके शव आए। साथी सैनिक आए, उन्होंने बताया बड़े शौर्य पराक्रम के साथ बोल रहे, शत्रु की कोई गोली अपनी पीठ पर नहीं खाई। माओ के चेहरों पर ना शिकन ना आंखों में आंसू, लेकिन तिरंगे हटा करके माओ ने बेटों के शव देखे तो बेटों की पीठ पर गोली के निशान दिखाई दिए। ये दर्द योगेंद्र समझ सकते हैं, कैप्टन मनोज पांडे के पिता समझ सकते हैं, कर्नल साहब समझ सकते हैं, सैनिकों के परिवार समझ सकते हैं। ये कैसी गोली है जो सैनिक की पीठ पर लगी हुई है, लेकिन इस देश की राजनीति को नहीं दिखती, इस देश के आवाम को नहीं दिखती, बलिदानी सैनिकों के परिवारों को दिखती है। हमारे किसी सैनिक की पीठ पर कोई गोली का निशान नहीं। लेकिन बात जो कहना चाहता हूं, कुलभूषण जाधव के लिए फांसी के फंदे बुनता है पाकिस्तान, सरबजीत की हत्या कर चुका, हेमराज और सुधाकर के सर काट करके ले जा चुका, शपथ लेकर के दिल्ली के राज सिंहासन पर लोग आरूढ़ हो गए कि हम सर वापस लेकर के आएंगे। लेकिन दिल्ली ने इस मुल्क के बेटों के हाथों की हथकड़ियां, पांवों की बेड़ियां नहीं खोली ताकि वो उस किए हुए अन्याय का प्रतिशोध भी ले पाते। तब अर्जुन सिसोदिया बोलता है। मां अपने बेटे के शब्द से पूछती है, और ये मातृशक्ति मेरे सामने जो थोड़ी संख्या में बैठी है, ये इसलिए प्रणम्य है कि जब ये थोड़ी संख्या में भी पराक्रम करने के लिए खड़ी होती है तो बड़े इतिहास रच देती है। यदि 1857 में इस मुल्क की एक बेटी का हिंदुस्तान ने साथ दे दिया होता तो ये देश 90 साल पहले आजाद हो गया होता। जब कन्हैया कुमार, उमर खालिद देश की राजधानी में खड़े होकर के नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब हरियाणा में कैप्टन कपिल कुंडू और कैप्टन पवन के शवाए तिरंगे में लिपट करके, इकलौते बेटे माओ के आंगन में तिरंगे में लिपट करके आए। कोई मां ये भाषा बोल दे कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी। राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। हो सकता है अमेरिका के पास में डॉलर की बहुत बड़ी ताकत हो, जापान के पास में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी ताकत हो, लेकिन जो ताकत परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान के इन बेटों को हिंदुस्तान की माओ के रूप में दी है, वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं।
झलकती आंखों से पत्रकारों ने रोने की वजह पूछी, सीना ठोक कर कह दिया, रोती इसलिए नहीं है कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती है तो इसलिए रोती है दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। तब सैल्यूट करते हुए पढ़ता हूं उन माओं की ओर से कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने, हाथ से तिरंगा। वो तिरंगा फहराते हुए जो बेटे लौटे, उनको सैल्यूट, उनके पराक्रम को सैल्यूट, उनके बलिदान को सैल्यूट। मैं सोचता हूं जब ये शव आए होंगे, मां ने देखे होंगे, क्या सवाल किया होगा मां ने, हिंदुस्तान की मां ने अपने बेटे से। वो सवाल कचोट दे जाए, मैंने कहा हमारे किसी सैनिक की पीठ पर कोई गोली का निशान नहीं था, लेकिन तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर कविता की 8 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं। कुछ तो बेईमानी इस देश की राजनीति ने इस देश के आवाम के साथ की, इस देश के सैनिक परिवारों के साथ की, इस देश के सैनिकों के साथ की, इस देश के बेटों के साथ की, कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने। शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ ना आई है। और दोस्तों ये कैसा निशान है, यदि सैनिक के शव बोल पाते, या वो सैनिक जिन्हें सरहद के पार तक जाने से दिल्ली ने रोक लिया वो बोल पाते, तो उनकी भाषा क्या होती। वो भाषा आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित करना कि सिंधु नदी वाला जल, उधर से बिलावल ने कहा हम इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। कमर बाजवा ने कहा कि हम वो तमाम आतंकवादी जो हिंदुस्तान के शेरों ने, बेटों ने मौत की नींद सुला दी है, जन्नत पहुंचा दी है कश्मीर में, हम उनका बदला लेंगे। मैं योगेंद्र की ओर से, कर्नल साहब बैठे सेना के बेटों की ओर से 4 पंक्तियां बोल दूं कि पिंडी पे ये भाषा जो बिलावल ने बोली, इस भाषा को बोलते बोलते उनकी मां चली गई, ये सपना पूरा नहीं हुआ। ये भाषा बोलते बोलते उनके नाना चले गए, वो कहते थे हम जोधपुर में लंच करेंगे, दिल्ली में डिनर, ये सपना पूरा नहीं हुआ। जिस दिन भी दिल्ली ने इन बेटों के हाथ खोल दिए, पांव की बेड़ियां खोल दी, पिंडी पेशावर लाहौर हिला देंगे, या छठी का तुमको दूध दिला देंगे, और कमर बाजवा भाषा नहीं सुधारी तो फिर भारत में पाकिस्तान मिला देंगे, कश्मीर नहीं। एक बार दिल्ली इनके हाथों की हथकड़ियां खोले, पांव की बेड़ियां खोले, सरहद पर होने वाला विप्लव पाकिस्तान रोक नहीं सकता। पंक्तियां पढ़ता हूं कि सिंधु नदी वाला, यदि सैनिकों के शव बोलते या सैनिकों से पूछा जाता कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उनकी भाषा क्या होती। सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, जान ले समूचा दे चिट्ठी भिजवाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, बेटे सरहद से वापस बुला लिए गए। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं कि जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, हम शत्रुओं का दंभ झाड़ते चले गए। यहां माला जपने के सपने जो देखते थे, उनको उखाड़ते पछाड़ते चले गए। नानी याद करता था पानी मांगता था पाक, जब चाह पानी सा उतारते चले गए। दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी नहीं, आप जानते नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक है क्या। तब आप मांग रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, आपको पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होती है। मुल्क के बेटे अपने मस्तक हथेली पर लेकर के सरहद पार जाते हैं और अपने प्राणों का उत्सर्ग करके जो जमीन छीनते हैं
शत्रु से, वो समझौतों की मेजों पर 2 बूंद स्याही से राजनीति धुल देती है। तब इस मुल्क के बेटों की ओर से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, भाषा बदले, लाल किला का स्वर बदले। राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण को शक्ति का आघात लगा। राम के दल में चिंता हुई आगामी युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। हनुमान सोते हुए शिष्यन वैद्य को उठा करके लाए। उन्होंने बताया लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं, शर्त यह है रातों रात हिमालय से संजीवनी आए। दक्षिण में लंका में युद्ध चल रहा था, उत्तर में रात भर में हिमालय से संजीवनी कौन लेकर के आए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हनुमान से निवेदन किया, है संकट मोचन, अब आप हो इस संकट से मुक्ति दिला सकते हो। हम 21वीं सदी में जीने वाले लोग जानते हैं कि रात्रि में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पृथ्वी अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। सूर्य से संवाद हुआ हनुमान का कि हे सूरज इतना ध्यान रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। भगवान राम सूर्यवंशी थे, लक्ष्मण अचेत हैं, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है मेरी प्रार्थना को सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की यार्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। ये हिंदुस्तान की पहली भाषा, ये 1.25 अरब मुल्क की पहली भाषा, जब गांधी का देश, जब गौतम का देश, जब महावीर स्वामी का देश अहिंसा परमो धर्म की भाषा बोलता है, वसुधैव कुटुंबकम की भाषा बोलता है, लेकिन 1.25 अरब मुल्क की अहिंसा को कोई कायरता की संज्ञा दे तो इसे हनुमान का दूसरा स्वर भी सीखना पड़ेगा। आशा है मेरी प्रार्थना को सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की यार्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। तुमको मुख में धर रखने का, तुमको मुख में धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। शर्म आती है, 70 साल से राजनीति की एक ही भाषा, एक ही स्वर, हाँ, जिस देश की जनता सुनती रही है। 27 करोड़ के अमेरिका के सामने घुटने टिका करके प्रणाम की मुद्रा में यह देश खड़ा हो जाता है और कहता है कि 17 करोड़ के पड़ोसी मुल्क को समझाओ हमारे यहां आतंकवादी ना भेजे। तो हिंदुस्तान के बाराबंकी के शौर्यशाली लोगों, ये हिम्मत दो दिल्ली को कि संसद की भाषा ये भी हो, लाल किले का स्वर ये भी हो जाए, हम सीना ठोक करके कह सके कि दुनिया के जिस आतंकवादी मुल्क में जितनी हिम्मत हो, ताकत हो, कुव्वत हो, अपने आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहदों पर भेजे। हमारे सिपाहियों की गोलियां सरहदों पर उनका स्वागत करने को तैयार खड़ी है। तब इस मुल्क के बेटों की ओर से पढ़ता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जिक्र किया पैटर्न टैंक का, अब्दुल हमीद का, रसूलन बीबी का, सिंघनादी ने 65 के युद्ध में पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके या जे टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। उनके शौर्य पराक्रम की कहानियां जब घर घर सुनाई गई होंगी तो क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने किस जज्बे के साथ लड़े। ये 4 पंक्तियां सुनो कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए, मैं सौंपता हूं प्रिय योगेंद्र को ये पंक्तियां, कर्नल साहब को, कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, ये आवाज इसकी वहीं रखो क्या कुछ परेशानी हो, इसकी आवाज वहीं रखो। मेरी आवाज ज्यादा होती होगी तो आपको लग रहा हो कि माइक की आवाज ज्यादा हो गई है। नहीं, कभी कभी ब्लास्ट हो जाना चाहिए। कोई नहीं, उसको ठीक रखो। बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा दोस्त। मैं 4 पंक्तियां इस मुल्क के शौर्य और पराक्रम की। देखिए उन दिनों सैनिकों की वर्दियां ही आती थी, सैनिकों के शव नहीं आते थे 65 तक। उनके शौर्य के रक्त से रंजित वर्दी जब आई होगी अब्दुल हमीद और तमाम साथी सैनिकों की, क्या बताया गया होगा कि वो किस तरह से लड़े। वो 4 पंक्तियां इस मुल्क के बेटों के पराक्रम की, सेना के पराक्रम की आपकी झोली में डालता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया। कुछ नहीं करना, दिल्ली सिर्फ इतना हौसला कर ले इस देश की। यद्यपि गृह मंत्री जी ने कहा तो सही कि हम पहली गोली तो हिंदुस्तान नहीं चलाएगा, पहली गोली तो भारत की ओर से नहीं चलाई जाएगी, लेकिन सरहद पर एक भी गोली चली तो प्रत्युत्तर में कितनी गोलियां चलेंगी वो गिनी नहीं जाएंगी।
ये काम दिल्ली कर दे। बहुत दिन हो गए, बहुत वर्ष हो गए, इस समस्या का समाधान इस मुल्क के बेटे देने के लिए व्याकुल हैं ये बैठे हुए शेर। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शत्रुओं ने काश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़वाएंगे। शत्रुओं ने काश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़वाएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का चीर, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़वाएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का भाल, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़वाएंगे। सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़वाएंगे। दिल्ली 10 घंटे की इजाजत इन्हें जो दे दे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाढ़वाएंगे। सैल्यूट मैं अर्जुन भैया वाह। मैं आदरणीय मनोहर मनोज जी से, पटेरिया जी से, प्रिय विनय शुक्ल से, सिंगनादी और मेरे बड़े भाई अपने फारूक सरल जी से अनुमति चाहते हुए, दरअसल मैं बहुत लंबे अंतराल के साथ बाद आपके बीच हूं और देवा महादेवा के कार्यक्रमों में तो आना हुआ। अर्जुन सिसोदिया क्या है, जो स्वर अर्जुन सिसोदिया को देश की सरहदों के पार लाल किले तक जहां जहां मोहब्बतें मिली, मैं एक रचना मैं स्वागत है अर्जुन भैया, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और योगेंद्र बैठे हैं इसलिए वो उस वंश परंपरा से हैं जिसमें मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूं। प्रिय राहुल को वो कविता बहुत प्रिय है। अर्जुन सिसोदिया याद रहे या ना रहे ये नाम, लेकिन ये कविता आप नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। अद्भुत वर्ष है वो। हम कोलाहल में, तालियों के घनघोर कोलाहल में बहुत सारा पढ़ने के आदी हो गए हैं, बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, तालियां बजवाना ये एक आम बात, ये मंच के कवि सब जानते हैं सामान्य। लेकिन अच्छी कविताएं मंच से इसलिए विलुप्त हो गई कि अच्छी कविताओं को लोगों ने मन से सुनना बंद कर दिया, उन पर तालियां बजानी बंद कर दी। यदि आप मुझे हिम्मत दें, हौसला दें, तो मैं एक ऐसी कविता पढ़ करके जाना चाहता हूं, प्राय मैं प्रत्येक मंच पर नहीं पढ़ता। महत्वपूर्ण बात अंचल जी सौंपता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात। भगवान श्री, देखिए युद्ध हम जानते हैं कि जब पूरी दुनिया कहीं आतंक से, युद्ध की विभीषिका से थकेगी, ऊबेगी, तब दुनिया भारत की ओर देखेगी। दुनिया में तब जो कुछ बचेगा वो भारत होगा, भारत का विचार होगा, गांधी होंगे, गौतम होंगे, महावीर स्वामी होंगे, यही विचार होगा। युद्ध जब सागर से 3 दिन रास्ता मांगा जाए, सागर रास्ता देने से मना कर दे, शिशुपाल 99 गालियों की सीमाएं लांग जाए, और मदांध दुर्योधन जब पांडवों को साम्राज्य लौटाने से मना कर दे, तो फिर दुर्योधनों को जंघाएं तोड़नी पड़ती हैं। शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में गए। यहां से मेरी कविता प्रारंभ हो। स्वागत है अर्जुन भैया। तथ्य आप सबको ज्ञात है, मैं अपना धर्म निभाता हूं, आप जैसे चाहे सुन लेंगे, ये आप पर छोड़ता हूं। कि संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। मेरा मन इसलिए भी, मुझे मनोहर भैया और पटेरिया जी भी बहुत दिनों बाद मिले और ये रचना उन्होंने नहीं सुनी है। कि संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए, तो सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत बन महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा। पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। धन्यवाद। इस मन से बाराबंकी के थोड़े लोगों ने जो बड़े मन से ये कविता संभाली है, और मैं सैल्यूट करता हूं। वो लौटाने से नाट गया, तो केशव बोले आधाना सही तो केवल 5 गांव दे दो। संभालना दोस्तों, बहुत मन से, मैं बहुत मन के लोगों के अपने परिवार में पढ़ रहा करता। तो केशव बोले आधाना सही तो केवल 5 गांव दे दो, जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धराधाम दे दो, जो दे दोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा, वह कड़क उठा, विद्युत जैसा घट की ज्वाला सा भड़क उठा, बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे, तो केवल 5 गांव ही क्या, सारा हस्तिनापुर पा लेंगे।
शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है। जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापौती है हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं। बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा लूंगा, उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तुम ये कह दो दुर्योधन मैं राज्य नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है, मैं पांडवों को बिना राज्य के वापस ले जाऊंगा। लेकिन ये भाषा मत बोलो कि बिना युद्ध के राज्य नहीं दूंगा। यदि ये भाषा बोलोगे तो पांडव इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग, संभालना अगली दो पंक्तियां, वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, यूं आत्मप्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो। तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार छार होगा, भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको। ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ घुमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा। जो शेष बची थी अंतर में मर्यादा लज्जा मर्यादा धो बैठा। बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, वो नंदी यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहां रहा, हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं। ये शासन सत्ता राजकाज अनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। तो सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृपद्रोण सभी। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृपद्रोण सभी। लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। बात समझ में ना आई, जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष चीर करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परिजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना। जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े। बर्छी भाले लेकर कृपाण वे मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला लो बांध ही से जंजीरों में। एक बिंब प्रस्तुत करता हूं, एक दृश्य आपको 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर के उस प्रांगण में परिसर में ले जाना चाहता हूं जहां ये विराट दृश्य रहा होगा। तो यूं तो उस जगह उपस्थित थे। वो तेरा भोज्य बना देंगे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण सभी। लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। तो मधुसूदन बोले दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परिजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। तो यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण सभी। लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है।
विस्मृत हो गई। स्वान बना देंगे। तो वह, हाँ, स्वानों का वह बना देंगे। वह रूप यशोदा, तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। मधुसूदन बोले, दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है, कुरुक्षेत्र की धरती पर चंडी का आह्वान है। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला, लो बांध इसे जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सब रणधीरों में। तो नटवर नागरक्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन मूढ़ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था, कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। तो धरती डोली, दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभासीम धरती अंबर आच्छादित थे। करबद्ध खड़े कृप भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। हस्तिनापुर में नर समूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। अंतिम पंक्तियां आपकी झोली में डाल करके विदा लेता हूं। हस्तिनापुर में नर समूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। तो नभ से पुष्पों की वर्षा कर सुरजन अभिनंदन करते थे। भूपर नर नारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनोहारों से। थी दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले, भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने, ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञ जनों, मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन, वो सार तुम्हें समझाता हूं। अनुचित करनी पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। ये युद्ध भयावह दृश्यों को इस भूतल पर आमंत्रण है। अपने हाथों से अपनी ही मृत्यु को खुला निमंत्रण है। जो यहां उपस्थित मौन रहे, रण के उत्तरदायी होंगे। इसके परिणाम दुखद पीड़क घनघोर कष्टदायी होंगे। इतना कहकर के मनमोहन क्षण में हो अंतर ध्यान गए। कुरुवंश ध्वंस के दृश्य लिए कर इंद्र प्रस्थ प्रस्थान गए। उनके सम्मुख कौरव पांडव दल के सब मित्र उपस्थित थे। मनमोहन के अंतःपट पर रण के सब चित्र उपस्थित थे। वो जान गए दुर्योधन के मस्तक पर काल प्रभावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्यंभावी है। भाई भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।